हाय दोस्तों, नमस्कार। प्रिंसिपल्स ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर। आज हम ये चैप्टर कवर करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं समझाऊंगा। ठीक है। यदि टाइम मिलेगा तो ऑब्जेक्टिव्स भी समझाऊंगा। पर अभी हम सबसे पहले क्वेश्चन आंसर से स्टार्टिंग करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर समझने में समय लगता है और ज़रूरी भी है क्वेश्चन आंसर समझना। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये भी चैप्टर कवर रहेंगे। इस चैप्टर के भी क्वेश्चंस कवर रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज बजट लाइन। बजट लाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं हमारे एग्जाम में। तो इसको ज़रूर से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में चांस रखता है आने की। और जितने भी क्वेश्चंस करवाएंगे मैं आपको इस वीडियो में करवाऊंगा, जो समझाऊंगा, ये सभी इंपॉर्टेंट होंगे और इनके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। और ये एक पूरा तरीके से प्रीमियम कंटेंट रहेगा, जिसको आपको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करना है। ओके, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है, क्योंकि मीनिंग तो आपके पास भी लिखी है। मान लो एक कंज्यूमर के पास 200 रुपए हैं, ठीक है। अब मेरा मान लो तुम, तो यार मेरे पास 200 रुपए हैं, ठीक है। अब मैं ना उनको खर्च करना चाहता हूं यार, क्योंकि मेरे को ना बड़ी जोर से भूख लगी है। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। मेरे पास 200 रुपए हैं, मैं उनको उन पैसों को खर्च करना चाहता हूं और मेरे को बहुत जोर से भूख लगी है, ठीक है ना। और क्या यार ऐसा हो सकता है कि 100 रुपए में ही मैं पेट भर जाए मेरा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे को तो पूरे 200 रुपए खर्च करना है, क्योंकि 200 रुपए वो मेरे खाने के लिए ही है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। तो मैं गया भाई एक शॉप पे। व्हाट इज बजट लाइन समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं गया एक शॉप पे, ठीक है। वहां पर मैंने देखा, उन्होंने बोला कि भैया यहाँ पे तो सिर्फ मैगी और पिज्जा मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा यार एक काम करो, मेरे पास दो ऑप्शन थे। अब दोनों ही मेरे फेवरेट है भाई, मैगी भी मेरी फेवरेट है और पिज्जा भी मेरा फेवरेट है। तो अब मैं क्या लूं, है ना। तो मेरे पास ये ऑप्शन था कि या तो मैं दो और हाँ, 100 रुपए की एक मैगी है, 100 रुपए का एक पिज्जा है। चाहे अब अगर मैं चाहूं तो एक पिज्जा और एक मैगी ले सकता हूं, 200 रुपए खर्च हो जाएंगे, मेरा पेट भर जाएगा, है ना। ऐसा भी कर सकता हूं मैं कि दो पिज्जा ले लूं, 200 रुपए के हो जाएंगे। या फिर ऐसा भी कर सकता हूं दो मैगी ले लूं। तो तीन कंडीशन बन गई, तीन पॉसिबिलिटी बन गई। क्या बन गई? तीन पॉसिबिलिटी। मतलब मैं अपने पैसे को तीन तरीके से खर्च कर सकता हूं, ठीक है। इसी रिप्रेजेंट को कहते हैं बजट लाइन। इसी रिप्रेजेंट को क्या कहते हैं? बजट लाइन, या फिर कहो, मैं कहूं प्राइस लाइन। बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। अब मैं मीनिंग पढ़ता हूं जो मेरे पास लिखी हुई है। देखो दोस्तों, ये जो परीक्षा बोर्ड में लिखी हुई है ना लाइन, वही पढ़ रहा हूं, ठीक है। सुनना, अपन देखो पूरा कनेक्ट करेंगे मेरे एग्जाम्पल को। द बजट लाइन रिप्रेजेंट मतलब बताना, जैसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं आपको, ये रिप्रेजेंट ही तो कर रहा हूं, समझा रहा हूं। ऑल बंडल्स, ये मैंने बताया था ना, मेरे पास 200 रुपए हैं, 100 रुपए की एक मैगी है, 100 रुपए का एक पिज्जा है। तो या तो मैं दो पिज्जा ले सकता हूं, है ना। या फिर मैं दो मैगी ले सकता हूं, या फिर मैं एक मैगी और एक पिज्जा ले सकता हूं। तो ये बंडल्स थे, ये तीन कंडीशन थी ना, तीन पॉसिबिलिटी थी ना, इनको क्या बोल रहे हैं? बंडल्स। देखो बढ़ता हूं मैं। द बजट लाइन रिप्रेजेंट ऑल बंडल्स, तो सारे बंडल्स मेरे सामने थे ना, सारी पॉसिबिलिटी मेरे सामने थी ना। विच द कॉस्ट द कंज्यूमर हिज इंटायर इनकम, मेरी जो कॉस्ट थी, मतलब मेरे पास जो पैसा था, वो मेरी पूरी इनकम है, मेरी पूरी इनकम। द बजट लाइन इज नेगेटिवली स्लोपिंग इफ द कंज्यूमर वांट्स टू कंज्यूम एन एक्स्ट्रा यूनिट्स ऑफ गुड्स। यदि देखो, द बजट लाइन इज नेगेटिवली स्लोपिंग, नेगेटिव में जाती है बजट लाइन कब? इफ द कंज्यूमर वांट्स टू कंज्यूम एन एक्स्ट्रा यूनिट्स ऑफ गुड्स, यदि मैं ज्यादा लेता तो, ठीक है। ही विल हैव टू गिव अप सम अमाउंट्स ऑफ गुड्स। देखो बजट लाइन परीक्षा बोर्ड में इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर जो मैंने आपको बताया है वही बजट लाइन होता है। देखो मैं और क्लियर करता हूं। देखो मान के चलो मैं रिप्रेजेंट करता हूं तीन बंडलों को, मतलब तीन पॉसिबिलिटी को एक ग्राफ में, ठीक है। अभी मैं ग्राफ तो नहीं बता पाऊंगा, आप बुक में देख लेना, बुक में आपको मिल जाएगा बजट लाइन का ग्राफ, ठीक है। तो उसमें देखना आप, ये तीन बंडल्स होंगे, ठीक है, उनको ग्राफ में देखना ग्राफिकली। और वो ना कैसे जा रहे होंगे? डाउनवर्ड जा रहे होंगे, डाउनवर्ड स्लोपिंग जा रहे होंगे, स्ट्रेट लाइन में, डाउनवर्ड नीचे की तरफ, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन जा रहे होंगे। उसी को ही कहते हैं बजट लाइन, और उसी को कहते हैं हम प्राइस लाइन। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, है ना। और ये आप ना उनको बना के बता देना, ये वाली चीज एक बार डायग्राम देख लेना इसका, अगर ये एग्जाम में आ जाए ना तो इसको बना के आ जाना, पूरे नंबर दे देगा वो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, है ना, पूरा क्वेश्चन देख लो। व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके भी आने के पूरे पूरे चांस हैं। देखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को समझाना बहुत ही आसान है ना। सबसे पहले मैं आपको कंज्यूमर का मतलब तो समझते हो आप, ग्राहक, है ना। इक्विलिब्रियम का मतलब समझा देता हूं। तो इक्विलिब्रियम का मतलब एक तरीके से एक ऐसा समय, एक ऐसा पॉइंट होता है इक्विलिब्रियम, जहां पर ना कंज्यूमर सबसे ज्यादा सेटिस्फाई हो जाता है। मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कंज्यूमर को, उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। नहीं आया समझ में? मैं समझा देता हूं, सुनो। एक यार ऐसा सिचुएशन मान लो कि मान लो आपके पास ना, यही मैगी और पिज्जा वाला एग्जांपल ले लेते हैं अपन, ठीक है। मेरे पास 200 रुपए थे, मैंने पूरे 200 रुपए खर्च कर दिए और मैंने क्या खरीद लिया? एक मैगी खरीद ली और एक पिज्जा खरीद लिया, और मेरा पेट भर गया। मान के चलो मेरा उस समय एक फ्रेंड आ जाता और वो बोलता यार हिमांशु अकेले अकेले खा रहा है, मेरे को भी खिला। तो क्या मुझे वो पूरा सेटिस्फेक्शन मिल पाता? नहीं, नहीं मिल पाता। क्योंकि यार देखो, अभी यहां पर मैं ये नहीं सोचूंगा कि यार मेरा दोस्त है, उसको भी तो खिला दिया मैंने, कोई बात नहीं, यार मुझे तो भूख लग रही थी ना। तो क्या मुझे सेटिस्फेक्शन मिल पाता? नहीं मिल पाता।
नहीं मिल पाता ना, क्योंकि मेरा पेट नहीं भरता, तो सेटिस्फेक्शन मेरे को नहीं मिल पाता। मैंने जो पैसा दिया, जो मैंने चीजें खरीदी, उससे मेरे को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता। ठीक है, तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, जब आप कोई चीज परचेज करते हो और उससे आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए, मतलब हाँ यार पेट भर गया, या फिर मैंने ये टी शर्ट खरीदी है, मेरे को बहुत अच्छी लग रही है, मेरे पे बहुत अच्छी लग रही है और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप सेटिस्फाई हो गए, हाँ यार मैं 300 रुपए खर्च करे, 300 रुपए की टी शर्ट थी, मेरे को बहुत अच्छी लगी। तो इसको ही हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अभी मैंने इक्विलिब्रियम का मतलब बताया था। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है जहां पर कोई चेंज नहीं करना मेरे को। मैंने जो टी शर्ट पहन ली, मेरे को बहुत अच्छी लग रही है, अब मुझे चेंज नहीं करना, मैं इससे सेटिस्फाई हो गया, इसी को ही कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। प्लीज एक बार रीड कर लेना बुक से या नोट से या परीक्षा बोर्ड या परीक्षा अध्ययन से, किसी से भी अगर आप इसको एक बार रीड कर लोगे, आपको मेरा एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़े। व्हाट आर द इसेंशियल मतलब जरूरी एलिमेंट्स डिमांड के बताओ, इसेंशियल एलिमेंट्स बताओ डिमांड के। तो बताते हैं, चलो। तो सबसे पहले हम समझते हैं डिमांड क्या होता है ना। तो डिमांड का मतलब ये नहीं है कि यार डिजायर या नेसेसिटी से। देखो नेसेसिटी मतलब जो हमारे लिए जरूरी है, और डिजायर मतलब यार मुझे ना स्पोर्ट्स बाइक लेनी है, डिजायर ही तो है। नेसेसिटी क्या है, मैं तो पैदल चला जाऊंगा, मैंने को नहीं लेना, पैसे ही नहीं है। समझ में आ गई बात, आगे बढ़ते हैं, सुनना ध्यान से। डिमांड के 4 एसेंशियल पॉइंट होते हैं, डिमांड के 4 एसेंशियल पॉइंट होते हैं, सुन लो ध्यान से उनका नाम। डिजायर, ये लिख सकते हो आप कैसे लिख सकते हो मीनिंग में, डिमांड की लिख रहे हो फॉर एग्जांपल 4 एसेंशियल्स ऑफ डिमांड, डिजायर, इनफ रिसोर्सेज, विलिंगनेस और अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले डिमांड समझ रहे थे हम। ए डिजायर फॉर अ कमोडिटी बिकम्स डिमांड। ठीक है, ए डिजायर फॉर अ कमोडिटी बिकम्स डिमांड, क्या मतलब हुआ इसका, डिजायर मतलब मेरे बाइक के लिए मेरा क्या है, मन है अंदर से, तो वो क्या बन जाती है, डिमांड। अब मैं थोड़ा एलिमेंट समझाता हूं, एलिमेंट से समझाता हूं, क्लियर करता हूं सारी चीजें। देखो डिजायर फॉर गुड्स मतलब गुड्स का मतलब क्या हुआ, हमारा बाइक है ना। अब डिजायर मेरा सपना है भैया वो लेने का, है ना, तो डिजायर फॉर गुड्स। तो फॉर डिमांड डिजायर ऑफ एनी गुड इज एसेंशियल, इफ अ पर्सन डज नॉट हैव डिजायर फॉर एनीथिंग देन इट कैन नॉट बी टर्न इनटू डिमांड। फॉर एग्जांपल यार बहुत ही आसान है, जैसे फर्स्ट पॉइंट है डिजायर फॉर गुड्स, है ना, एलिमेंट्स में। मान के चलो यार मेरे को बाइक लेनी है, ठीक है, और वो मेरे लिए जरूरी भी है, हाँ यार मैं चला जाया करूंगा, आ जाया करूंगा, ठीक है। तो एक तो मेरे को ना स्पोर्ट बाइक लेनी थी, दूसरा मेरा डिजायर भी था, पर यार स्पोर्ट बाइक क्यों, बाइक तो कोई भी चल सकती है ना, आप स्कूटी ले लो। तो आपने मान के चलो स्कूटर ले लिया एक, है ना, जो आजकल चलते हैं, वो ले लिया आपने, उससे भी तो जा पा रहे हो आप। तो वो आप क्या लेना चाहते थे, गाड़ी लेना चाहते थे, लेना तो आप स्पोर्ट बाइक चाहते थे, पर वो क्या एसेंशियल थी, नहीं थी ना। तो एसेंशियल प्लस डिजायर डिमांड बनाता है। पर मान के चलो कोई चीज नेसेसिटी की है पर अंदर से डिजायर नहीं है, तो डिमांड भी नहीं बनती है। डिमांड का मतलब समझते हो यार, आपको ने देखा होगा। अच्छा ये बताओ अभी कौन सा मोबाइल डिमांड में है, तुमको पता होगा, या अभी कौन सा गेम डिमांड में है, पबजी, हाँ, जिसको आजकल नया नाम से पुकारा जाने लगा है, डिमांड में है ना। क्यों डिमांड में है, क्यों, क्योंकि लोगों का मन करता है खेलने का, है ना, और कुछ लोग उसमें जीतना चाहते हैं, मतलब डिजायर भी है लोगों का, तो मन भी कर रहा है, डिजायर भी कर रहा, मतलब खेल भी रहे हैं, और डिजायर भी है जीतने का, तो डिमांड बन गई, है ना, क्लियर है। और यदि डिजायर हटा लें या उनका कोई जीतने का मन ना हो, बस ऐसे ही खेल रहे हैं, बस खेल रहे हैं, तो क्या वो डिमांड बनती, नहीं, डिमांड में इसलिए है ना। क्लियर हो गया, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, बाकी बुक से पढ़ोगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सफिशिएंट मींस वेल टू परचेज। मान के चलो एक पर्सन है, ठीक है, उसके पास सफिशिएंट वेल्थ है और वो सब कुछ ले सकता है, मतलब यार जिसके पास पैसा है, बहुत सारा पैसा है, तो वो कोई भी प्रोडक्ट ले सकता है। पर यही मान के चलो उसके पास बिल्कुल पैसा ना हो, वेल्थ ही ना हो, तो क्या वो अपनी वांट्स को, मतलब अपनी चाहतों को, अपने सपनों को, क्या वो पूरा कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, है ना, इट कैन नॉट बी फुलफिल। ओके, तो यही होता है सफिशिएंट मींस और वेल टू परचेज। क्लियर हो गया, नेक्स्ट चलते हैं, ईगरनेस टू स्पेंड। ईगरनेस टू स्पेंड का मतलब क्या होगा, तो ईगरनेस टू स्पेंड का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो समझो ईगरनेस क्या होता है। ईगरनेस का मतलब हो गया उत्सुकता, मतलब यार मैं बहुत अंदर से ना एकदम इतना ज्यादा एक्साइटेड हूं, मैं ना तुरंत पैसा खर्च कर दूं। तो ईगरनेस टू स्पेंड, स्पेंड मतलब खर्च करना, है ना। तो एक पर्सन है शुड बी विलिंग, मतलब वो इच्छुक है, टू यूज मीन्स और वेल टू फुलफिल इज डिमांड, मतलब उसकी जो डिमांड है ना उसको खर्च करके, पैसे को खर्च करके पूरी करने की। ठीक है, अगर मान के चलो उसके पास अदरवाइज इट विल रिमेन ओनली डिजायर नॉट द डिमांड। यदि मान के चलो उसकी इच्छा ही ना हो खर्च करने की, तो क्या वो डिमांड रहेगी, नहीं, वो सिर्फ डिजायर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूं। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में सपना देखते हैं कि यार हम BMW लेंगे। क्या आप BMW लायक मेहनत कर रहे हो,
बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हम 85% बनाएंगे, 25,000 रुपये इनाम लेंगे। क्या तुम उस लायक मेहनत कर रहे हो? यदि नहीं कर रहे हो ना, तो वो सिर्फ तुम्हारा डिजायर है, डिमांड नहीं है। क्योंकि डिजायर और नेसेसिटी और उसको करने की जिद अगर होगी तो ही डिमांड मानी जाएगी। कितना शानदार एग्जांपल दे दिया और इस क्वेश्चन को खत्म कर दिया। व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिमांड? तो याद रखो, डिजायर भी होना चाहिए और उसको चाहत भी होनी चाहिए उस पर खर्च करने की, तब वो बनती है डिमांड। क्लियर है? आगे बढ़े। यूटिलिटी क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी और उसकी डेफिनेशन। चलो पढ़ते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी? सबसे पहले समझते हैं कि यूटिलिटी होती क्या है। यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता, है ना? क्या ये चीज इसकी जरूरत है या नहीं, इसका यूज है या नहीं। ठीक है, यूटिलिटी उपयोगिता। ठीक है, अब बताता हूं। देखो, यूटिलिटी का जो कॉन्सेप्ट था वो सबसे पहला जो दिया था वो मार्शल ने दिया था। तो आप ऐसा लिख सकते हो, द यूटिलिटी कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड फर्स्ट बाय मार्शल। ये वाली बात लिख सकते हो। ठीक है, अब यूटिलिटी को बोला जाता है यार ये एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इकोनॉमिक्स का, जो कि डिफाइन करता है। ये मतलब ये बोलता है कि भैया यूटिलिटी का मतलब क्या है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। वांट सेटिस्फाइंग पावर क्या होता है? मान के चलो यार, किसी को चाय पीने की आदत है, उसका सिर दुख रहा है, उसने चाय पी ली, उसको रिलैक्स मिल गया, तो ये क्या हुआ? ये वांट सेटिस्फाइंग हो गया पावर। मतलब उसको पर्टिकुलर वो प्रोडक्ट दे दिया गया तो वो सेटिस्फाई हो गया। मान के चलो आप कुछ लोगों को गंदी आदत होती है, नशीली चीज़ों खाने की आदत होती है, बीड़ी सिगरेट पीने की आदत होती है, दारू पीने की आदत होती है, उनको वो चीज़ दे दो तो वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। ठीक है, देखो इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि ये नहीं माना जाता कि ये गलत है या सही है, वो मेंटली तौर पे मेंटल फिनोमेना है। यूटिलिटी एक मेंटल फिनोमेना है, ठीक है ना? हम मानते हैं कि भैया ये सारी चीज़ें गलत हैं और इन सब के दुष्परिणाम बाद में झेलने को मिलते ही मिलते हैं, ठीक है ना? पर जब हम बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स ये कहता है कि भैया यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर। यदि उसकी जरूरत है तो उसे दे दो। अब जो उसके साथ बाद में परिणाम होंगे उससे हमको मतलब नहीं है भाई। अभी वांट सेटिस्फाइंग हो जानी चाहिए, मतलब अभी हमारी जो चाहत है ना उसको आप सेटिस्फाई कर दो। हमें मतलब नहीं है कल कौन मर रहा हो हमारे लिए या कौन जी रहा हो, हमें उससे मतलब नहीं। हमारा तो वांट सेटिस्फाइंग पावर होनी चाहिए बस। तो यूटिलिटी एक कॉन्सेप्ट मेंटल फिनोमेना वाला कॉन्सेप्ट है, समझना पड़ेगा। मेंटल फिनोमेना है, पूरी तरीके से इमोशन बेस्ड है ना? हमारे मन के ऊपर डिपेंड है यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट, है ना? मान के चलो यार, आज मान के चलो मैं सिगरेट पीने लगूं। अब सिगरेट मेरे लिए कोई अच्छी चीज तो है नहीं, है, पर मैं पी रहा हूँ। क्यों? वो एक गाना ना, शराब चीज़ ही ऐसी है ना छोड़ी जाए, है ना? तो ऐसे ही मैं एक गाना बना दूं और मैं भी पीने लगूं सिगरेट बैठ के, तो वो मेरा वांट सेटिस्फाइंग कर रही है। जब भी मेरे को टेंशन हुई मैंने उठा के पी ली, तो मुझे क्या लग रहा है? हाँ यार मेरे को रिलीफ मिल गया, मेरी सेटिस्फाई हो गई वांट। अब मेरे अंदर से क्या हो रहा है वो मेरे को बाद में परिणाम उसके मिलेंगे, पर अभी अभी मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि यार ये मेंटल फिनोमेना है। देखो आपके साथ दिमाग से खेल रहे हैं वो, मतलब जो चीज़ है ना आपको पागल बना रही है। आप समझो, आप वैसे दुनिया के सामने बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनते हो, पर आप खुद बेवकूफ़ बन रहे हो। समझ में आ रही है? ये कॉन्सेप्ट आपको ये समझा रहा है कि आपकी वांट सेटिस्फाइंग पावर है भाई। आपने ये चीज़ पी या खाई या कुछ भी हो, कुछ लोगों को ना फास्ट फूड खाने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, वो डेली पहुंच जाते हैं, उनको घर का खाना अच्छा नहीं लगता। उनको लगता है यार दाल ये घर की बाहर की होती ज़्यादा अच्छी होती, पर जबकि हकीकत ये मानते हैं हम कि दाल भी घर की ही अच्छी लगती है। वो एक दो दिन बाहर की अच्छी लगती है क्योंकि उसमें लालपन दिख जाता है, इसलिए हमको दाल में, पर दाल घर की ही अच्छी लगती। पर वही वाली बात है, कुछ लोगों को जैसे टेस्ट चढ़ गया, तो मेंटल फिनोमेना है, बेवकूफ बनने की आदत है हमको, और वो बेवकूफ बनने से हम अपनी सेटिस्फाइंग पावर को पूरा कर रहे हैं, अपनी वांट सेटिस्फाइंग पावर को पूरा कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो यूटिलिटी एक मेंटल फिनोमेना है। यूटिलिटी का फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो मार्शल ने दिया था, और यूटिलिटी एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। इसको तो बस वांट सेटिस्फाइंग करना है ह्यूमन की, है ना? क्लियर हो गया ये वाला कॉन्सेप्ट? अच्छे से शायद मैंने सारी चीजों को क्लियर कर दिया। और यूटिलिटी इज द मेजर ऑफ सेटिस्फेक्शन ना, ये डेफिनेशन है जो मैंने आपको बताई, है ना? और जैसे एक और डेफिनेशन बता देता हूं मैं, ये रटना पड़ेगा, डेफिनेशन एज इट इज लिखनी पड़ेगी कि यूटिलिटी इज दैट सेटिस्फेक्शन ऑफ गुड। यूटिलिटी क्या है? सेटिस्फेक्शन ऑफ गुड्स, मतलब आपने कोई गुड्स जो आपको पसंद है, जिससे आपकी तृप्ति होती है, वो आपने ले लिया, विच इज रिसीव्ड बाय अ मैन एट द टाइम ऑफ इट्स यूज, मतलब जब आपको जरूरत थी तब आपने ले लिया, तो वही यूटिलिटी है। क्लियर हो गई? वांट सेटिस्फाइंग करने के लिए, ठीक है? अब इसमें यह भी लिखा है कि इट इज एसेंशियल फॉर सब्जेक्टिव और इंट्रोस्पेक्टिव कॉन्सेप्ट है। जब वैसे मैंने आपको बता दिया, सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं, इनर सेंटीमेंट्स और इमोशन वाली चीज़ें हैं, और इसका कोई भी फिजिकल या मटेरियल एग्जिस्टेंस नहीं है यूटिलिटी का, ठीक है? एक बार आप बुक से पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बुक में आपको ये लिकर मतलब दारू का एग्जांपल दिया हुआ है, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। पूरी तरीके से इसमें बताया कि हम कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं दुनिया को, मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बेवकूफ़ बनाने के लिए बने हुए हैं, तो वही वाली बात लिखी, ठीक है? अब हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? इसमें और मजा आएगा आपको। व्हाट इज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है? तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। दोस्तों मैं 5 क्वेश्चन ही करा रहा हूं इसमें 1-2 क्वेश्चंस और हैं जिनको मैं लिख दूंगा और थंबनेल पे लगा दूंगा, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट कॉलम में भी डाल दूंगा, तो आप देख लेना इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि यार स्टोरेज फुल हो जाएगा, और स्टोरेज का भी एक दिक्कत है, और दूसरा क्या है, वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें यार, जिनको फायदा मिले, ठीक है? तो इसको मैं समझा देता हूँ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये परीक्षा बोर्ड से समझा रहा हूँ मैं। मान के चलो यार आप लोग हंगरी हो और आप खाना खाना चाहते हो, ठीक है?
तो आपने खाना खाना शुरू करा, रोटियां खाना शुरू करा, ठीक है, और आपकी जो यूटिलिटी है, मतलब उपयोगिता है, वो 10 रोटी की है, ठीक है, समझना, यूटिलिटी यूटिलिटी हमेशा ज़्यादा ही रहती है, यूटिलिटी ऑफ दिस चपाती इज 10, ठीक है। आपने खाना खाना शुरू किया, देन वी ईट द सेकंड, मतलब आपने पहली चपाती खाई, ठीक है ना, तो आपको तो अभी भूख लगी है और भूख मन है आपका खाने का, ठीक है। फिर क्या हुआ, देन वी ईट द सेकंड चपाती, बट द यूटिलिटी ऑफ द चपाती इज नॉट सो ग्रेट एज दैट ऑफ फर्स्ट वन, है ना, मतलब जब आपने पहली रोटी खाई यार, तब यूटिलिटी 10 थी कि अरे अभी तो मैं 10 खा सकता हूँ, है ना, ऐसी वाली फीलिंग थी, है ना। जब आपने सेकंड रोटी खाई तो यूटिलिटी कम हो गई भैया 10 से, अब यार अब मैं ज़्यादा नहीं खा पाऊंगा, अब मैं 8 खा सकता हूँ, ऐसे इस तरीके, है ना। इट्स यूटिलिटी इज 8 बिकॉज अवर हंगर हैज़ बीन स्लाइटली सेटिस्फाई, मतलब अपन आप सेटिस्फाई होने लगे हैं धीरे धीरे, है ना। फिर आपने एक चपाती और खाई तो यूटिलिटी और कम हो गई, है ना, उपयोगिता, आपकी उपयोगिता और कम हो गई, अब आप और नहीं खाना चाहते। ये यूटिलिटी ऑफ 3 एंड आपने 4 चपाती खाई तो 5 हो गई यूटिलिटी, एंड 2, ठीक है। एज अवर हंगर इज सेटिस्फाई, मतलब अपन अपना पेट भर गया, अब हमारा पेट भर गया, ठीक है। अब वी वॉन्ट लाइक टू ईट द 6 चपाती, अब मैंने 5 रोटियां खा ली, ठीक है ना, अब मेरा मन कर रहा है छठवीं रोटी भी खा लूं मैं, तो इफ वी ईट, यदि हम छठवीं चपाती खाते हैं तो वी मे गेट डिससेटिस्फैक्शन, तो ये सेटिस्फाई नहीं हुए हम, डिससेटिस्फाई हो गए हम, है ना। ज्यादा खाना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, और दिस इज अ नेगेटिव यूटिलिटी, और अब इसको क्या बोला जाएगा, नेगेटिव यूटिलिटी बोला जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है जितनी भूख हो उतना ही खाएं, ओवर खाएंगे तो आपको उसके परिणाम मिलेंगे गड़बड़, बेकार, ठीक है। क्लियर है ये वाली बात, यही होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। थोड़ा सा और समझाता हूं, ठीक है। अभी तो एग्जांपल समझाया, ये जो एग्जांपल मैंने समझाया इसको आप लिखिएगा, आपको नंबर जरूर देगा वो, ठीक है। आप थोड़ा सा मीनिंग भी लिखते हैं, मीनिंग भी लिखेंगे यार थोड़ी सी, है ना। तो दोस्तों ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, पहली बात, ठीक है। और आप इसको लाइन में इस तरीके से लिख सकते हैं, मान के चलिए आपको ना आपको प्यास लगी है, अब कभी कभी ऐसी प्यास लगती है ना, हम 3-4 गिलास पानी पी जाते हैं, है ना, 3 पी जाते हैं, 3, चलो 3 मान लेते हैं, अभी तो प्यास ऐसी पहले हम क्या बोलते हैं, 10 गिलास पानी पी जाऊंगा, होता है ना ऐसा, बचपन में होता था, याद करो, मैं 10 गिलास पानी पी जाऊंगा, इतना प्यासा हूं मैं, जब अपन खेल के आते थे, है ना। तो अपन पहला गिलास पानी पीते थे, फिर अपन को लगता था अभी तो मैं 2 और पी जाऊंगा, है ना, या 10 पूरे पी जाऊंगा, अभी भी लगता था, फिर मैंने दूसरा पिया, फिर मैंने तीसरा पिया, फिर मुझे लगता था बस भैया पेट फुल हो गया ना, 2 से 2.5 गिलास में हमारा पेट फुल हो जाता था। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब आप कोई चीज़ चाहते हैं और फिर आप उसको लिए जा रहे हैं, तो एक टाइम पे ना क्या होता है, आप सेटिस्फाई हो जाते हैं, एक सर्टेन पॉइंट आ जाता है जहाँ पर आप क्या हो जाते हैं, सेटिस्फाई हो जाते हैं पूरी तरीके से, ठीक है। तो वही उसी चीज को क्या बोला गया है, उसी चीज को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोला गया है, पर उस कंडीशन में होता क्या है वो समझो। तो फिर ऐसा क्यों लिखा है इसमें कि लॉ ये डिमिनिशिंग मार्जिनल, आप तो ये कह रहे हैं भैया कि वो तो जब सेटिस्फाई हो जाता है तो ये तो वैसे ही हो गया, यूटिलिटी ऐसा हो गया, डिमिनिश कहाँ हुई मार्जिनल यूटिलिटी। अरे दोस्त, पहले मैं 10 गिलास पानी पी सकता था, पर जब मेरा सर्टेन पॉइंट आ गया, मैं सेटिस्फाई हो गया, तो मैं 2.5 पे रुक गया जाके, है ना। अब मैं अगर ज्यादा पानी पीता हूं तो मेरी यूटिलिटी नेगेटिव में चली जाएगी और मैं डिससेटिस्फाई हो जाऊंगा। यही होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात। तो जैसे जैसे मैं पीता जाऊंगा या जैसे जैसे मैं रोटी लेता जाऊंगा, मेरी यूटिलिटी कम होती जाएगी और मैं सेटिस्फाई होता जाऊंगा। क्लियर है। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो, ठीक है। और अगर अब मैं क्वेश्चन करवा पाता हूं तो अभी और करवाने की कोशिश करता हूं। चलो एक क्वेश्चन समझाता हूँ, इन्फीरियर गुड्स, और आगे भी चलेंगे फिर हम। इन्फीरियर गुड्स का मतलब क्या होता है यार, देखो मैं आपको बताता हूँ इन्फीरियर गुड्स क्या होता है। देखो इसकी ना डिमांड कब बढ़ती है, जब इनकी प्राइस कम होती है, और जब इनकी प्राइस बढ़ जाती है ना, इनकी प्राइस ज़्यादा हो जाती है तो इनकी डिमांड गिर जाती है। मैं बताता हूँ इन्फीरियर गुड्स के आपको कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। तो जैसे राइस है, मान के चलो यार आज चावल 47 रुपये किलो है, ठीक है। पहले जब चावल 30 रुपये या 40 रुपये किलो होता था ना, हम डेली चावल बनाते थे और डेली खाते थे, पता है, पुलाव बनाते थे, है ना, तवा राइस बनाते थे, और हम वेज बिरयानी बनाते थे, सब कुछ बनाते थे बरी डाल के और बहुत सारी चीज़ें डालकर बनाते थे। पर हमारा पुलाव बनाना कम हो गया क्योंकि 47 रुपये किलो हो गया काली मूंछ जो राइस होता है। अब मान के चलो काली मूंछ 80 हो जाए, 90 हो जाए, तो क्या मैं खरीदूंगा? मैं खरीदना ही बंद कर दूंगा। समझ में आई, है ना, मैं खरीदना ही बंद कर दूंगा रियली। या फिर खरीदेंगे तो पूरे महीने में 1 किलो खरीदेंगे, भले 5 किलो लगता था पर 1 किलो खरीदेंगे। इन्हीं प्रोडक्ट्स को